नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल संसद से पारित। वित्त मंत्री ने कहा, तीनों संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को भी मिली मंजूरी। यूक्रेन संकट को खत्म कराने के लिए भारत को निभानी चाहिए भूमिका। लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा पर सदस्यों का सुझाव। सामूहिक संहार के हथियारों के वित्त पोषण को रोकने संबंधी संशोधन विधेयक पेश। बूचा की तस्वीरों के बाद रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की मांग तेज। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोपों को किया खारिज। फेक न्यूज फैलाने वाले 4 पाकिस्तानी समेत 22 यूट्यूब चैनलों को सरकार ने किया ब्लॉक। 1 न्यूज वेबसाइट, 3 ट्विटर अकाउंट और 1 फेसबुक अकाउंट पर भी कार्रवाई। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों के लिए बताया खतरा। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट। बढ़ते विरोध के बीच 40 सांसदों ने छोड़ा गठबंधन। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सत्ता पर पकड़ हुई कमजोर। नवनियुक्त वित्त मंत्री का 1 दिन बाद इस्तीफा। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों में जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स्टर्डम में डैम स्क्वायर में एक पुष्पांजलि समारोह में भाग लिया। यहां डच विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री वोपके होएकस्ट्रा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी और दोनों देशों के लोगों से जुड़ाव के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम में क्यूकेनहाफ का दौरा किया और यहां पीले ट्यूलिप्स की एक नई नस्ल का नाम मैत्री रखा। बीजेपी के 2 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के डॉक्टर सिकंदर कुमार और त्रिपुरा से माणिक साहा को शपथ दिलाई गई। सिकंदर कुमार ने हिंदी में जबकि साहा ने बांग्ला में शपथ ली। राज्यसभा में आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कोविड टीकाकरण को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 97% पात्र आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 85% को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। लोग पार कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट डोज 97% दिया गया है, सेकेंड डोज 85% दिया गया है। लेकिन सर उसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो किया है हमने, ये सबको मिलके सबके प्रयासों से हुआ है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 795 नए मामले सामने आने के बाद देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 12,054 रह गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 साल पूरे हो रहे हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की थी। तब से लेकर अब तक इस योजना के तहत 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र ने नई ऊंचाइयां हासिल करते हुए व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में योगदान किया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में सरकार बंदरगाहों से जुड़े विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। बंदरगाहों के क्षमता विस्तार के साथ मौजूदा प्रणाली को और कार्यकुशल बनाया जा रहा है। दक्षिणी हंगरी में आज सुबह एक वाहन को टक्कर मारने के बाद एक ट्रेन पटरी से उतर गई। हंगरी के रेलवे विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया कि हादसे में वैन में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं ट्रेन में सवार कई लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य की वजह से सड़क को बंद करना पड़ा। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन इस सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए कीव जाएंगी। वार्सा में एक विशेष बैठक से पहले लेयन यूक्रेन का दौरा करेंगी। ईयू के किसी अधिकारी की ये दूसरी उच्च स्तरीय यात्रा होगी।
गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और देश के कुछ दूसरे भागों में लगभग लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक इन क्षेत्रों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। कल से दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। और अब खबरें विस्तार से। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के संस्थानों के कामकाज में सुधार के लिए लाए गए विधेयक को आज संसद की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि इन सुधारों से तीनों संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित नहीं होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एंड सरकम लेखापाल और कंपनी सचिव की संशोधन विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कास्ट और वर्क अकाउंटेंट संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्वायत्तता का कोई उल्लंघन हो रहा हो। उन्होंने कहा कि सरकार का उक्त तीनों संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करने या इनके कमतर करने का कोई इरादा नहीं है। ये संस्थान पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। लोकसभा में यह विधेयक पिछले सप्ताह ही पारित हुआ था। Of the councils responsible for the management of affairs of the institutes. The ICA has 40 members, 8 of them government nominees, 32 elected members. SI and the Institute of Cost Accountants of India, 5 government nominees and 15 elected members. The institutes, therefore, shall continue to function under overall control, guidance and supervision of their respective councils, which are as per their acts. वहीं राज्यसभा से आज दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद दिल्ली के लिए कानून बनाने को सक्षम है और दिल्ली नगर निगम विधेयक किसी भी तरह से संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों ने अनुभव दिया है कि बारीकी विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण कर पहले जैसी व्यवस्था का फैसला किया है। यह बंटवारा आनन फानन में किया गया बंटवारा था। विधेयक के जरिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 को संशोधन कर राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों का विलय कर एक किया जाना है ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। अनुच्छेद 239 ए के साथ अनुच्छेद 239 ए 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। और राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र। राज्यसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल पास हो गया। लोकसभा में ये बिल पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। अकाउंट से जुड़े हुए इस बिल की बात करें तो ये महत्वपूर्ण बिल इसलिए भी है क्योंकि अकाउंट्स का मुद्दा होने के कारण अर्थव्यवस्था से भी सीधा संबंध रखता है। आपको क्या लगता है अमरेंद्र कि कानून का रूप धारण करने के बाद किस तरह के हम बदलाव देख पाएंगे? दीक्षा, देखिए जिस तरह से राज्यसभा से लगातार बिल कानून की शक्ल ले रहे हैं, अगर आपको याद हो कि 14 मार्च से संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का प्रारंभ किया गया था और अभी तक की बात करूं उत्पादकता की तो 101% उत्पादकता है। और जो राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था कि राज्यसभा में जितने बिल अहम बिल हैं, 7 अहम बिल हैं, उस पे वो उपस्थित रहें, अनुपस्थित ना रहें और पार्टी का पक्ष रखें। आज का जो बिल है वो खासा अहम माना जा सकता है। राज्यसभा ने आज कंपनी सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ जो अहम बिल पारित किया है उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1949, वर्क एंड कॉस्ट एक्ट 1959 और CS जो है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट जो है 1980 के प्रावधान बदलाव किए गए, उनके संविधान में बदलाव किया गया है। इसके तहत मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो एक अहम संस्थान है भारत की, उसके पावर को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा बिल में प्रावधान किया गया है। अभी तक क्या था कि इस बिल के तहत अगर आपने पिछले दिनों देखा होगा तो कि लगातार कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के रडार पे जो कंपनी सेक्रेटरी से जुड़े हुए लोग काफ़ी सम्मिलित हो रहे थे,
जो लगातार जांच एजेंसियों के रडार पे थे उनकी जांच की जा रही थी। सरकार ने भी लगातार बिल में प्रावधान किया था, लेकिन अभी तक जो बिल में एक सबसे बड़ा पेंच था उसमें यह था कि जो ICAI है, जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसमें सिर्फ अपनी ही सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान था। जो उससे जुड़े हो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े हो और फर्म है उन पर कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। तो इस बिल में अमरेंद्र, वाकई काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। राज्यसभा में आज जो ये बिल पास हुआ है काफी महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल हम लोकसभा पर जो आज की कार्रवाई हुई है उस पर आपके साथ फिर चर्चा के लिए आएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ी खबरों पर बात करते हैं। लोकसभा में यूक्रेन और रूस के टकराव से उपजे मानवीय संकट और वर्तमान हालात पर नियम 193 के तहत कल भी चर्चा होगी। लोकसभा में आज चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से उभरी चुनौतियों के बावजूद भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया। इस दौरान 22,500 नागरिकों की उनके घरों में सुरक्षित वापसी हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद कई मौकों पर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बातचीत की। वहीं विपक्षी सदस्यों ने सरकार को यूक्रेन संकट के भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को लेकर सचेत करते हुए कहा कि सरकार को इस युद्ध को खत्म कराने और शांति की बहाली में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। 2014 से सरकार ने इन विषयों के ऊपर जिस तरह से काम किया है उससे एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है जनता को, हमारे प्रवासियों को, कि अगर कुछ गड़बड़ होगी, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो भारत की सरकार उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। इस कठिनाई के समय में जहां हम अपने बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस समय में भी भारत का विशाल हृदय कि उस देश को भी हमें मदद करना होगा, प्रधानमंत्री जी का संकल्प और 90 टन ह्यूमैनिटेरियन एड हमने उस देश को पहुंचाया सभापति महोदय। लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी सभापति महोदय अगर हम कहें कि ये शायद दिस हैज बीन द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज इन वॉर by any country in the world in recent history. लोकसभा में आज सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। इसमें सामूहिक संहार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण करने को रोकने का प्रावधान किया गया है। विदेश मंत्री ने निचले सदन में विधेयक को पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से सामूहिक संहार के हथियारों और उनकी डिलीवरी प्रणालियों के प्रसार से संबंधित विनियमों का विस्तार किया गया है। The weapons of mass destruction and the delivery systems prohibition of unlawful activities amendment bill 2022। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सदन में बोलते हुए सुन रहे थे। बहरहाल आज लोकसभा की जो कार्रवाई हुई उस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज अगर लोकसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण का आखिरी सप्ताह चल रहा है। ऐसे में सरकार अपने सभी विधायी कार्यों को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है क्योंकि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर मैं आज के दिन की बात करूं लोकसभा की, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहा, बताइए जरा। दीक्षा, जिस तरह से 14 मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर जिस तरह की तस्वीर जनता देखना चाहती थी संसद की, वो तस्वीर लगातार जनता को देखने को मिले। जिस तरह से माननीय सांसद संसद में बैठकर लगातार विधायी कार्य कर रहे हैं और जो विधेयक लाए जा रहे हैं वो बिल का प्रारूप उनको मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छी तस्वीर है। और लगातार लोकसभा से कई सारे अहम बिल पारित हो चुके हैं। अभी कुछ दिन बचे, 2 या 3 दिन जो अभी बचे हुए, उसमें भी यही प्रावधान रहेगा कि जो बचे हुए बिल हैं उनको पारित करा लिया जाए। अगर मैं बिलों की बात करूं तो आज लोकसभा से जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाला विधेयक जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने उस विधेयक में जो झारखंड की एक जनजाति है उसको बदलने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत आपको बता दूं कि आज एक लोकसभा में बहुत बड़ा काम हुआ है। 14 मार्च को
जिस समय लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि रूस यूक्रेन को लेकर नियम 193 के तहत चर्चा की जाए। अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकसभा स्पीकर से आग्रह किया था कि इसको चर्चा का प्रारूप दिया जाए और आज उस पर एक काफी गंभीर चर्चा देखने को मिली है। जिस तरह से भारत सरकार ने अपने भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया के लिए ऑपरेशन गंगा बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जहां पर भारतीय सरकार ने काबिले तारीफ काम किया है, सभी इसकी तारीफ की है और वाकई हमने यूक्रेन से अपने सभी नागरिकों को, छात्रों को सुरक्षित अपने वतन वापस लेकर आए हैं। ये वाकई ये काबिले तारीफ काम हुआ है और सबने इसकी प्रशंसा की है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज महाराष्ट्र विधानसभा और परिषद के सदस्यों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सदस्यों से कहा कि जनता के भरोसे पर खरा उतरने के दायित्व के प्रति सदैव संवेदनशील रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की आवाज सदन तक पहुंचाने और लोकहितकारी कानून के निर्माण में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता रही। उन्होंने कहा कि संविधान सदन की नियम प्रक्रियाओं की जानकारी भी होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा जनप्रतिनिधियों के आचरण पर निर्भर करती है। हमें इस ओर भी सजग रहना चाहिए। विधानसभा की या विधानमंडल विधान परिषद की संपूर्ण नियम प्रक्रियाओं को हमें पढ़ना चाहिए। वहां की परिपाटियों को, वहां की परंपराओं को, पुराने वहां के अनुभवों को हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले आज पार्टी के सांसदों से आग्रह किया है कि वो सेवा और समर्पण भाव के साथ जनता के बीच जाकर काम करें, साथ ही केंद्र की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने सांसदों से स्थापना दिवस और सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रतिदिन एक बड़ा आयोजन करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को कहा। बीजेपी अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 दिनों तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। पार्टी ने इस दौरान कई कार्यक्रमों के आयोजन का फैसला किया है। प्रधानमंत्री पार्टी के स्थापना दिवस पर कल डिजिटल माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी आप अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन के भीतर हर स्तर पर एकजुटता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि पार्टी का फिर से मजबूत होना लोकतंत्र और समाज के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में अपने संबोधन के दौरान पार्टी नेताओं से ये भी कहा कि पार्टी के लिए आगे रास्ता और चुनौतीपूर्ण है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई और सांसद शामिल हुए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। आईटी नियम 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय यूट्यूब न्यूज चैनल पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान स्थित 4 यूट्यूब समाचार चैनल पर भी कार्रवाई की गई है। यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगों और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया। मंत्रालय ने इन पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। दिसंबर 2021 के बाद से मंत्रालय ने 78 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। इन 22 यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई, इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। और मैं आज एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स या कोई भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भारत के खिलाफ किया जाएगा, दुष्प्रचार करने के लिए, भय भ्रम फैलाने के लिए, या जो भारत की खिलाफ ऐसी ताकतें काम करेंगी, उनके खिलाफ इसी तरह से कड़े कदम आगे भी भविष्य में उठाए जाएंगे। फिलहाल समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही होगा श्रीलंका में गहराए गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट का अपडेट। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेहतर सड़क नेटवर्क को विकास की कुंजी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा के सोनीपत में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सड़क नेटवर्क मजबूत हो रहा है, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल मैरीटाइम डे के मौके पर मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैरीटाइम सेक्टर में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीपीपी माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी का शुभारंभ किया। उन्होंने मिशन इनोवेशन के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें चंडीगढ़ पर पंजाब विधानसभा के कदम को लेकर चिंता जताई गई। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्क की। इसमें अलीबाग और दादर में बने संजय राउत की पत्नी के फ्लैट भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य सरकार के प्रमुख पदों पर नियुक्तियों से संबंधित फाइल को लेकर टालमटोल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त सदस्य, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सूचना का अधिकार आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज मंजूरी के लिए 6 महीने से उनके पास पड़े हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अधिकारियों को प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने के निर्देश दिए। डीसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने कार्यालय को शासन वितरण प्रणाली का आधार बनाएं। सम्मेलन में मई में तेजपुर में होने वाली बैठक पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने लगातार दूसरे दिन अपनी मसौदा रिपोर्ट पर जनता की राय जानी। आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाएं फिर से खींचने का काम सौंपा गया है। आयोग ने 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी और लोगों से सुझाव मांगे थे। श्रीनगर के लाल चौक के पास मैसूमा इलाके में कल हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के जवान विशाल कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। यहां लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। असम के चिराग में मुठभेड़ में एनएलएफबी के 2 उग्रवादी मारे गए, जबकि एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घायल हो गए। भारत भूटान सीमा से लगे तीनों गांव में डकैती की घटनाओं में शामिल होने के संदिग्ध एनएलएफबी के उग्रवादियों ने रूनीखाटा इलाके में मौजूद होने की सूचना दी है। इसके बाद तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ में दोनों उग्रवादी मारे गए। श्रीनगर के एसटीसी बीएसएफ में 242 बीएसएफ रिक्रूट की पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जवानों को 44 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया गया है और ट्रेनर ने इसको फील्ड क्राफ्टिंग, फायरिंग परेड का प्रशिक्षण भी दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पुरी में जगन्नाथ मंदिर की पवित्र रसोई में हुई तोड़फोड़ की जांच का जायजा लेने का निर्देश दिया। जगन्नाथ मंदिर के रसोई में शनिवार रात तोड़फोड़ की गई, जिससे अनुष्ठानों में देरी हुई और भक्तों के लिए महाप्रसाद की कमी हो गई। सूर्य उपासना का महापर्व छठ व्रत आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत के लिए आज श्रद्धालुओं ने नहाय खाए के साथ व्रत का अनुष्ठान किया। गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत समाप्त हो जाएगा। मदुरई के सुरेश्वर मंदिर के 13 दिवसीय वार्षिक चिथिरई उत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव की शुरुआत भगवान सुंदरेश्वर के 56 फीट ऊंचे ध्वजस्तंभ पर पारंपरिक तरीके से पवित्र ध्वज फहराने के साथ हुई।
श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को हासिल बहुमत खतरे में पड़ गया है। श्रीलंका की संसद में पूरे संकट को लेकर चर्चा के दौरान 40 सांसदों ने सत्ता पक्ष से अलग बैठने का ऐलान कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की अगुवाई में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी समेत गठबंधन सरकार में शामिल की गई सांसद सरकार को हटने का ऐलान किया है। संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहे और विपक्ष संसद में मतदान कराने पर जोर दे रहा है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट के कारण लोग घंटों बिजली की कटौती और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करने को मजबूर हैं। सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे हैं। श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने भाई बेसिल राजपक्षे को बर्खास्त करने के बाद उन्हें नियुक्त किया है। अली साबरी सोमवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की ओर से नियुक्त 4 नए मंत्रियों में शामिल थे। इस बीच श्रीलंका ने ओस्ले, नॉर्वे, बगदाद और इराक में अपने दूतावास और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अपने महावाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यूक्रेन में कीव के बाहरी इलाके बुचा में सड़कों में बड़ी संख्या में लोगों के शव मिलने पर रूस के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सख्त प्रतिबंधों की मांग तेज हो गई। यूक्रेन संकट को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार कीव से बाहर निकले। वो बुचा शहर में हुई तबाही को देख उन्होंने रूस पर नरसंहार और युद्ध अपराध का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधों के मुकदमे का सामना करना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि बुका में युद्ध अपराधों के स्पष्ट रूप से युद्ध के खिलाफ एक दंडात्मक उपायों की मांग करते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस पर लग रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते रूसी सैनिकों के जाने के एक दिन के बाद बुका के महापौर ने अत्याचारों का कोई जिक्र नहीं किया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लंदन की तस्वीरों के साथ, जहां एक रोबोट इंसानों की तरह पोर्ट्रेट पेंट करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।